इस महिला का नाम है एलिजाबेथ बाथरी, जिसने 600 से अधिक महिलाओं की हत्या की। 1600 से 1615 के दशक में ये महिला हंगरी की एक शासक थी जिस पर 600 से अधिक महिलाओं की हत्या का इल्ज़ाम था। आओ जानते हैं इसकी पूरी कहानी। काउंटेस एलिजाबेथ बाथोरी या एलिजाबेथ बाथोरी एक धनी और शक्तिशाली हंगेरियन रईस महिला थीं, जिनके रिश्ते में एक चाचा जो पोलैंड का राजा था और एक भतीजा था जो ट्रांसिल्वेनिया का राजकुमार था। 1610 में उन पर सिलसिलेवार हत्या के भयानक कृत्यों का आरोप लगाया गया और उन्हें कैसल कैस्टिस के उनके घर तक सीमित कर दिया गया, जहां वह अपनी मृत्यु तक रहीं। बाथौरी को कम से कम 600 पीड़ितों की हत्या करने के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उसे सबसे विपुल महिला हत्यारे के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया है। उनके कार्यों के परिणाम स्वरूप उन्हें ब्लड काउंटेस का उपनाम मिला और यह ब्रैम स्टोकर के ड्रैक्युला के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। हालांकि ये संभव है कि बाथौरी उन सभी अपराधों के लिए दोषी नहीं थी जो उस पर लगाए गए थे। बाथौरी का जन्म 7 अगस्त 1560 को हंगरी के नियरबेटोर में हुआ था। 11 साल की उम्र में बाथौरी, जो एक सुंदर और सुशिक्षित लड़की मानी जाती थी, कि काउंट फेरेंक नाडासडी से सगाई हो गई। उसके जीवन के कुछ वृत्तांतों में उसकी शादी से पहले एक नाजायज बच्चे को जन्म देना शामिल है, जिसका पिता कोई अन्य पुरुष था। 15 वर्षीय बाथौरी ने 8 मई 1575 को नाडासडी से शादी की। दंपति के पहले बच्चे का जन्म 10 साल बाद 1585 में हुआ। बाथौरी ने 5 बच्चों को जन्म दिया। 2 की शिशु अवस्था में ही मृत्यु हो गई, लेकिन 2 बेटियां और एक बेटा जीवित रहे। चूंकि उनके पति एक सैनिक थे जो अक्सर ऑटोमन तुर्कों से लड़ते रहते थे, इस जोड़े ने अपनी शादी का अधिकांश समय अलग अलग बिताया। हालांकि जब वे साथ थे तब उसने उसे यातना देने की तकनीक सिखाई होगी। जनवरी 1604 में नाडासडी की मृत्यु के बाद बाथौरी ने उसके विस्तार पर नियंत्रण कर लिया। बाथौरी पर उन दोनों महिला नौकरों और नाबालिग कुलीन महिलाओं के खिलाफ अपराधों का भयावह आरोप था जो प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए उसके पास आती थीं। उन पर अधिकतर कथित हमले और हत्याएं 1604 में विधवा होने के बाद हुईं। बाथौरी के कुछ पीड़ितों को शहद से ढक दिया गया और कीड़ों के खाने के लिए बाहर छोड़ दिया गया। वर्ष के ठंडे भागों के दौरान युवा महिलाओं को नग्न किया जाता था और घातक बर्फ स्नान के लिए मजबूर किया जाता था। बाथौरी कभी कभी लड़कियों की उंगलियों में सुइयां चुभोकर, उनकी नाक या होंठ काटकर या चुभने वाली बिछुआ से मारकर उन्हें प्रताड़ित करती था। वह कुछ पीड़ितों के कंधों और स्तनों को काटती थी, साथ ही गुप्तांगों सहित मांस को जला देती थी। बाथौरी के हमलों की अंतरंग प्रकृति यौन प्रेरणा का सुझाव देती है। हालांकि ये निश्चित रूप से जानना असंभव है कि किस चीज़ ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। बाथौरी अक्सर अपनी खोई हुई जवानी को वापस पाने की कोशिश में कुंवारी पीड़ितों के खून से स्नान करती थी। 19 दिसंबर 1610 को काउंट ग्योर्गी थुर्जो, जो हंगरी के शासक के रूप में न्यायिक मामलों की देखरेख करते थे, महिलाओं के खिलाफ काउंटेस के कथित अपराधों की जांच करने के लिए बाथौरी के कैसल कैस्टिस पहुंचे। नौकरों के साथ कोई भी दुर्व्यवहार अधिकारियों के लिए चिंता का विषय नहीं था। उसने कथित तौर पर एक पीड़िता को पीड़ा देने के बीच में बाथौरी को आश्चर्यचकित कर दिया और जवाब में तुरंत उसे उसके घर में कैद कर दिया। उसकी उच्च स्थिति का मतलब था कि उसे एक सामान्य अपराधी के रूप में जेल नहीं भेजा जाएगा। बाथौरी के 4 नौकरों, 3 महिलाओं और 1 पुरुष को गिरफ्तार कर लिया गया, पूछताछ की गई और यातना दी गई। उनकी अदालती कार्यवाही जनवरी 1611 की शुरुआत में शुरू हुई। इन नौकरों ने हत्याओं में अपनी गलती से इनकार किया, लेकिन कई पीड़ितों को दफनाने की बात स्वीकार की। हालांकि उनके खातों में संख्या 36 और 51 के बीच थी। अपनी मालकिन और एक दूसरे पर दोष मढ़ने के अलावा उन्होंने यह भी कहा एक मृत नौकर दरवुलिया को फंसाया गया, जो एक नौकरानी और शासन के रूप में काम करता था। 2 महिलाओं और पुरुष नौकर को मौत की सज़ा सुनाई गई, जिसे तुरंत पूरा किया गया। चौथे को तत्काल फांसी से बचा लिया गया। उसके बाद क्या हुआ यह अज्ञात है। एक अन्य महिला जिसने कथित तौर पर बाथौरी की सहायता के लिए जादू का इस्तेमाल किया था,
वो भी जल्द ही मार दी गई। इन फांसी के बाद थुरजो ने काउंटेस की जांच जारी रखी। एक गवाह ने कहा कि बाथौरी ने स्वयं अपने कागजात में 650 पीड़ितों को सूचीबद्ध किया था। हालांकि अन्य प्रशंसा पत्रों में पीड़ितों की संख्या भिन्न थी और काउंटेस की सटीक मृत्यु दर अज्ञात बनी हुई है। थुरजो द्वारा एकत्र किए गए सबूतों में 279 गवाहों के बयान भी शामिल थे। एक शक्तिशाली परिवार के सदस्य के रूप में बाथौरी पर मुकदमा नहीं चलाया गया। इसके बजाय उसे अलग थलग कर दिया गया, शायद दीवारों में बंद कर दिया गया, कैसल कैस्टिस में, जहां वह 1614 में अपनी मृत्यु तक रही। चूंकि उसे किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया था, बाथौरी की संपत्ति जब्त होने के बजाय परिवार के सदस्यों के पास चली गई। बाथौरी के खिलाफ सबूतों में खामियां हैं। 288 गवाहों में से 250 से अधिक ने या तो अफवाहें पेश कीं या कोई जानकारी नहीं दी। बाथौरी ने जो गवाही दी थी उसमें 650 पीड़ितों को सूचीबद्ध किया गया था। वह अदालत के एक अधिकारी द्वारा खोजी गई बातों का पुराना लेखा जोखा था। फिर भी जिस अधिकारी ने कथित तौर पर इस जानकारी को देखा था, उसने गवाही नहीं दी। बाथौरी के खिलाफ बोलने वाले कई गवाह थुरजो के आभारी थे, जिन्होंने पूरी जांच की निगरानी की थी। और यह तथ्य कि बाथौरी के नौकरों पर अत्याचार किया गया था, उनके बयानों को अविश्वसनीय बनाता है। बाथौरी बाहरी साजिशों का शिकार क्यों हो सकती है? कारावास ने परिवार के सदस्यों को शक्तिशाली विधवा की संपत्ति पर नियंत्रण करने की अनुमति दी। उसके दामादों को पहले से पता था कि उसकी गिरफ्तारी होने वाली है। हैब्सबर्ग अदालत पर उसका पैसा बकाया था जिसे वे चुकाना नहीं चाहते थे, और बाथौरी द्वारा ट्रांसिल्वेनिया के अपने भतीजे प्रिंस गैबोर बाथौरी, जो सत्तारूढ़ हैब्सबर्ग के साथ संघर्ष में था, के समर्थन ने संभावित रूप से उसे खतरे में डाल दिया। हालांकि इसकी संभावना नहीं है कि बाथौरी पूरी तरह से निर्दोष थी। 1602 में एक पुजारी ने एक पत्र लिखा जिसमें बाथौरी और उसके पति द्वारा अपने नौकरों के प्रति प्रदर्शित अत्यधिक क्रूरता पर चर्चा की गई। बाथौरी के खिलाफ गवाही में सच्ची कहानियां शामिल हो सकती थीं कि उसने निम्न वर्गों के साथ कितना कठोर व्यवहार किया था। उस समय इस तरह के कृत्य गैरकानूनी नहीं थे। पहले आपको बता दूं कि अगर आप इसी तरह की और भी क्राइम मिस्ट्री वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें या बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद। बाथौरी को केवल इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि कहा जाता है कि उसके पीड़ितों में कुलीन महिलाएं शामिल थीं, लेकिन फिर भी बाथौरी को कई बर्बाद जिंदगियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। 54 वर्षीय बाथौरी का शव 21 अगस्त 1614 को कैसल कैचटिस, वर्तमान स्लोवाकिया में स्थित, में मिला था, जहां वह 1610 से कैद थी। शुरुआत में उसे उसकी संपत्ति के तहखाने में दफनाया गया था, लेकिन संभवतः उसके शरीर में बाद में हरकत हुई होगी।